आज की इस गहरी चर्चा में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जहां इंसानी कौतूहल और खौफनाक लोक कथाएं आपस में टकराती हैं। तो चलिए इस विषय को गहराई से समझते हैं, क्योंकि आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो अनकहे किस्से नाम के एक मशहूर यूट्यूब चैनल से आई दो बेहद रहस्यमयी कहानियां हैं। हमारा मकसद सिर्फ इन किस्सों को दोहराना नहीं है, बल्कि हम ये डिकोड करने वाले हैं कि सदियों पुराने श्राप और हर चीज को जान लेने की इंसानी जिद जब एक साथ मिलती है ना, तो कैसे ऐसे हालात पैदा होते हैं जहां से वापसी नामुमकिन हो जाती है। और ये विषय अपने आप में ही बहुत गहरे सवाल खड़े करता है। इन कहानियों में जो मनोविज्ञान और परंपराओं का एक ताना बाना बुना गया है वो डरावना तो है ही, पर साथ ही मानव स्वभाव का एक बहुत ही सटीक आईना भी है। इंसान की फितरत ही हमेशा से ऐसी रही है कि हम उन्हीं दरवाजों को ढकेल कर खोलना चाहते हैं जिन पर बड़े अक्षरों में खतरा लिखा होता है। आज की हमारी ये पूरी चर्चा इसी खतरनाक उत्सुकता के इर्द गिर्द घूमेगी। बिल्कुल, और इसी उत्सुकता का सबसे बेहतरीन उदाहरण हमारी पहली कहानी है, नागदिहा गांव का रहस्य। स्रोत के अनुसार ये कहानी 5 दोस्तों के एक समर वेकेशन प्लान से शुरू होती है। रोहन, अंकित, कविता, रवि और नीलम, ये लोग गर्मियों की छुट्टियों में डार्क टूरिज्म जैसा कुछ एक्सपीरियंस करना चाहते थे। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि रोहन ने नेशनल लाइब्रेरी की किसी धूमपकती किताब से इस नागदिहा नाम के गांव का पता निकाला था, जो पिछले 30 सालों से पूरी तरह से वीरान था। What's fascinating here is कि यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो है अतीत के मुर्दों को उखाड़ने की इंसानी चाहत। एक ऐसी जगह जो 3 दशकों से वीरान हो, उसको एक पुरानी किताब से ढूंढकर निकालना कोई आम एडवेंचर नहीं है। ये एक तरह का अतिक्रमण है। जब कोई जगह इतने लंबे समय तक इंसानी दखल से दूर रहती है तो वहां की ऊर्जा बिल्कुल अलग रूप ले लेती है। ये दोस्त अनजाने में एक ऐसे इकोसिस्टम में घुस रहे थे जिसने इंसानों को बहुत पहले ही वहां से बेदखल कर दिया था। हाँ, और उस इकोसिस्टम का खौफनाक असर वहां कदम रखते ही महसूस होने लगा था। कहानी में एक बहुत ही परेशान करने वाले सन्नाटे का जिक्र है। दोपहर का वक्त था, पर ऐसा लग रहा था जैसे सूरज की किरणें वहां के घने पेड़ों से घबराकर छुपती हुई लग रही थी। वहां कोई जानवर नहीं था, कोई पक्षी नहीं था, लेकिन जो चीज सच में रोंगटे खड़े कर देती है वो है गांव के बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़, और उस पेड़ की शाखाओं पर फटी पुरानी चप्पलें और गुड़ियों के कटे फटे टुकड़े लटके हुए थे। वो गुड़ियों का लटकना वहां सिर्फ डराने के लिए नहीं था। अगर हम इसको लोक कथाओं और डरावने प्रतीकों की नजर से देखें तो ये अनकैनी वैली और मासूमियत के दूषित होने का सबसे बड़ा प्रतीक है। गुड़ियां इंसानों का ही रूप होती हैं और उनका कटा फटा होना किसी बहुत ही अपवित्र अनुष्ठान या किसी बलि की तरफ इशारा करता है। ये एकदम स्पष्ट संकेत था कि उस जगह का इतिहास बच्चों से जुड़ा हुआ है और वो इतिहास खून से लिखा गया है। सही कहा, और उस इतिहास की गूंज तब और तेज हो गई जब उस पेड़ के नीचे बिना किसी हवा के एक टूटा हुआ झूला अपने आप जोर जोर से झूलने लगा, जैसे कोई अदृश्य बच्चा उस पर बैठा हो। इसके बाद जो हुआ वो इन सब को एक अलग ही दिशा में ले जाता है। अचानक वहां एक बूढ़ी दादी आ जाती हैं। उनका चेहरा झुर्रियों से भरा था और आंखें बिल्कुल सफेद थी, और उन्होंने एक वार्निंग दी कि यहां से भूले भटके लोग कभी वापस नहीं लौटते। उन्होंने ये भी कहा कि अगर सच जानना है तो पुराने कुएं तक जाओ, पर वहां परछाइयां भी साथ छोड़ देती हैं। दुनिया भर की कथाओं में इस तरह के वार्निंग फिगर्स का किरदार बहुत अहम होता है। ये बूढ़ी औरत या वो रहस्यमयी साधु जो उन्हें बाद में दिखा, ये असल में थ्रेशोल्ड गार्डियंस होते हैं। इनका काम होता है उस अदृश्य रेखा को पार करने से रोकना जहां से वापसी नहीं हो सकती। पर यहाँ इंसानी दिमाग का एक अजीब सा विरोधाभास सामने आता है। डर हमें पीछे खींचता है, पर सच जानने की जिद हमें आगे धकेल देती है। वो दोस्त वहां से भागे नहीं, बल्कि कुएं की तरफ बढ़ गए। पर मैं सोच रहा था कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वो सन्नाटा, वो घुटन और कुएं के पास की वो सड़ी हुई बदबू किसी तरह की जहरीली गैस का असर हो, जैसे मीथेन गैस, जिसके रिसाव से दिमाग में हेलुसिनेशन होने लगता है। क्योंकि स्रोत बताता है कि जब कविता ने कुएं में झांका तो अंदर से हड्डियां जैसा पतला और गंदे नाखूनों वाला एक सफेद हाथ बाहर निकला। ये बहुत ही तार्किक सवाल है। विज्ञान अक्सर ऐसी घटनाओं को जहरीली गैसों या मास हिस्टेरिया से जोड़कर देखता है, लेकिन इस कहानी में आगे जो हुआ वो इस साइंटिफिक तर्क को पूरी तरह खारिज कर देता है। जब उस धुंधले साधु ने अपनी छड़ी जमीन पर मारी तो दोस्तों ने देखा कि उनकी खुद की परछाइयां उनके शरीर से अलग होकर विपरीत दिशा में चलने लगी थीं।
जहरीली गैस परछाइयों को अलग नहीं कर सकती। बिल्कुल, रवि का साया तो उससे पूरी तरह अलग हो गया था। ये तो किसी भी रैशनल एक्सप्लेनेशन से बिल्कुल परे है। और प्रतीकात्मक रूप से बहुत गहरा संकेत है। परछाई का शरीर से अलग होना मतलब आत्मा का शरीर से छिन जाना। जब आप किसी ऐसी शापित जगह की शांति भंग करते हैं तो आप सिर्फ फिजिकल खतरे में नहीं होते, आपका वजूद ही वहां की डार्क एनर्जी का हिस्सा बनने लगता है। वहां दोस्तों ने जो माचिस जलाकर आग से परछाइयों को पीछे धकेलने की कोशिश की, वो भी ध्यान देने वाली बात है। आग को हमेशा से एक शुद्ध करने वाला तत्व माना गया है जो बुरी शक्तियों को रोकता है। आग ने उन्हें कुछ पलों की मोहलत तो दे दी, पर श्राप का बीज तो उनके अंदर बोया जा चुका था। और उस मोहलत का अंत आगे चलकर बेहद भयानक हुआ। गांव से भागने के कुछ महीनों बाद उनकी जीप एक सुनसान मैदान में पलटी हुई मिली और उस पर नाखूनों से खरोच कर लिखा था, हम नागदिहा के हैं। इसका सीधा मतलब था कि वो भले ही मीलों दूर आ गए हों, पर वो गांव अब उनके अंदर घर कर चुका था। इसके बाद जो हुआ ना, वो किसी भी बुरे सपने से बदतर है। अंकित का उदाहरण लेते हैं। उसके कमरे की दीवारों पर खून से सड़े हुए चेहरों और उल्टे पेड़ों के चित्र बने हुए थे और वो खुद छत से उल्टा लटका हुआ था, एक बहुत ही विभत्स मुस्कान के साथ। ये उल्टापन या इन्वर्टेड रियलिटी कई तांत्रिक विद्याओं में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। उल्टे पेड़ और उल्टा लटका हुआ शरीर ये बताता है कि भौतिक दुनिया और प्रकृति के नियम अब वहां काम नहीं कर रहे। उस अलौकिक शक्ति ने हमारी दुनिया के ग्रेविटी और जीवन के नियमों का मजाक उड़ाया है वहां। अंकित ने खून से जो भी चित्र बनाए वो ये दर्शाता है कि उसका दिमाग नगदीहा के उस लूप में हमेशा के लिए फंस गया था। हाँ, और कविता के साथ जो हुआ उसने इस इन्वर्टेड रियलिटी वाली बात को और पुख्ता कर दिया। वो आईने के सामने खड़ी थी और अचानक आईने के अंदर काले छीतड़े पहने बच्चों की एक डरावनी मंडली दिखी, जिसने उसको आईने के अंदर खींच लिया। फर्श पर सिर्फ उसका दुपट्टा पड़ा रह गया। आईने को वैसे भी पोर्टल्स या दूसरी दुनिया का दरवाजा माना जाता है ना? एकदम सही। आईना सिर्फ हमारा अक्स नहीं दिखाता, बल्कि कई परंपराओं में ये दो दुनियाओं के बीच की एक कमजोर दीवार होती है। वो दीवार टूट गई और उन आत्माओं ने उसको अपनी दुनिया में खींच लिया। वहीं रवि और नीलम का जो हश्र हुआ वो एक बिल्कुल ही अलग स्तर का खौफ था। सही याद दिलाया आपने। रवि और नीलम जान बचाने के लिए एक तांत्रिक के पास गए थे। जब तांत्रिक ने उन पर एक खास धूप जलाई तो सच सामने आया कि उनके अंदर आधी राक्षसी आत्माओं का कब्जा हो चुका था। उनकी आवाजें दोहरी हो गई थीं और देखते ही देखते उनका शरीर बिखरकर काले धुएं में तब्दील हो गया। उनका तो अस्तित्व ही मिट गया एक तरह से। ये डेमोनिक पोजेशन का एक बहुत ही हिंसक रूप होता है। जब कोई ऐसी शक्ति आप पर कब्जा करती है तो वो सिर्फ शरीर का इस्तेमाल नहीं करती, वो आपकी आत्मा को खा जाती है। वो दोनों धुएं में इसलिए बदल गए क्योंकि अंदर से वो पहले ही खोखले हो चुके थे। उन दोस्तों ने एक ऐसी जगह की बाउंड्री क्रॉस की थी जिसका इतिहास हद से ज्यादा काला था। और वो काला इतिहास रोहन को वापस नेशनल लाइब्रेरी जाकर पता चला। उसने जब नगदीहा का रहस्य नाम की वो किताब दोबारा पढ़ी तो खुलासा हुआ कि वो गांव काले जादू और तंत्र मंत्र का गढ़ था। वहां निर्दोष बच्चों की बलि दी जाती थी। इसी वजह से वो बच्चे आज भी वहां भटक रहे थे। पर सबसे बड़ा ट्विस्ट तो तब आया जब रोहन ये पढ़ ही रहा था कि एक भूतिया बच्चे ने उसको उसी किताब के अंदर खींच लिया। इस हिस्से का मेटाफर बहुत स्ट्रांग है। रोहन जो इतिहास को सिर्फ एक दर्शक की तरह पढ़ना चाहता था, वो खुद उसी इतिहास का एक पन्ना बन गया। ये कहानी इस बात पर जोर देती है कि कुछ रहस्य जमीन के नीचे दफन ही रहने चाहिए। जो लोग अतीत के काले पन्नों को कुरेदने जाते हैं वो अक्सर खुद उसी अंधेरे का हिस्सा बन जाते हैं। ये सच में बहुत डरावना विचार है कि किसी किताब का हिस्सा बन जाना। लेकिन अगर हम ध्यान दें तो रोहन का ये रहस्य जानने का कौतूहल और आज के डिजिटल दौर में सब कुछ कैमरा पर रिकॉर्ड करने का जुनून, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और यहीं से हमारी चर्चा सरोद की दूसरी कहानी की तरफ मुड़ती है। ये एक बहुत ही रोचक मेटा नैरेटिव है जहां कहानी के अंदर एक और कहानी चल रही है। ये संरचना काफी आधुनिक है। जहां नागदेहा की कहानी पुरानी किताबों और लोक कथाओं पर आधारित थी, वहीं ये दूसरी कहानी आज के पॉडकास्टिंग और सोशल मीडिया के दौर की है, जहां आधुनिक तकनीक का सामना अनदेखी शक्तियों से होता है। हाँ, स्रोत के मुताबिक एक पॉडकास्ट होस्ट है चेतन, जो मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर मेहुल का इंटरव्यू ले रहा है। मेहुल अपने करियर का सबसे भयानक एक्सपीरियंस बता रहा है। मेहुल की कहानी भी चेतावनों को अनदेखा करने से ही शुरू होती है। उसकी मां की पूजा की थाली अचानक गिर जाना, भगवान के सामने जलता हुआ दिया बुझ जाना। मां ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की थी। रास्ते में उसकी गाड़ी भी खराब होती है और उसका फोन पूरी तरह हैंग हो जाता है।
फिर एक बूढ़े काका उसे उस हवेली की तरफ जाने से सख्त मना करते हैं। इतने सारे रेड फ्लैग्स थे, पर मेहुल नहीं रुका। इसे मनोविज्ञान में नॉर्मलसी बायस कहते हैं और आज के जमाने में इसे कंटेंट क्रिएशन का दबाव भी कहा जा सकता है। मेहुल ने इन सेफ्टी असर्शंस को नजरअंदाज क्यों किया? क्योंकि उसे ऑडियंस को कुछ नया देना था। कैमरा और सोशल मीडिया के चक्कर में लोग अपनी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट यानी कि अपनी जान बचाने की जो बुनियादी आदत होती है उसको भी दबा देते हैं। ये तो सच में आज के दौर की एक बहुत बड़ी रियलिटी है। खैर, जब मेहुल उस हवेली के गेट पर पहुंचता है तो वहां उसे बहुत सारे ताबीज और धागे बंधे हुए मिलते हैं। वो बिना सोचे समझे उन सुरक्षा चक्रों को हटा देता है। ताबीज हटाते ही उसे एक ऐसा झटका लगता है जैसे कोई चीज उसके शरीर के आर पार निकल गई हो। अंदर जाते ही एक असहनीय सड़ी हुई बदबू आती है, ठीक वैसी ही बदबू जैसी नागदिहा के कुएं से आई थी। और फिर सीढ़ियों पर चढ़ते हुए मेहुल की नजर हवेली के पूर्वजों की तस्वीरों पर पड़ती है। उन तस्वीरों में वो उसी बूढ़े काका को देखता है जिसने उसे रास्ते में रोका था। ये एग्जैक्टली वो पॉइंट है जहां यथार्थ और भ्रम के बीच की दीवार टूट जाती है। जरा सोचिए उस इंसान के दिमाग पर क्या बीत रही होगी जिससे अचानक पता चले कि कुछ देर पहले जिससे वो बात कर रहा था वो दरअसल दशकों पहले मर चुका है। ये एहसास ही इंसान के दिमाग को सुन करने के लिए काफी है और उसे साइकोलॉजिकली पूरी तरह से हरा देता है। और मेहुल भी अंदर से हार चुका था। वो डरकर वहां से भागने लगा, पर किसी अदृश्य शक्ति ने उसे सीढ़ियों से नीचे गिरा दिया। उसके माथे से खून बहने लगा। जब वो मेन गेट की तरफ भागा तो सामने एक पूरी तरह जली हुई औरत खड़ी थी जिसने लाल साड़ी पहनी थी और उसकी आंखें सफेद थीं। और पीछे से एक 7-8 साल की छोटी बच्ची उसकी शर्ट खींच रही थी जिसका चेहरा कटा फटा था और आंखें बिल्कुल काली। बचने की आखिरी उम्मीद में मेहुल ने अपनी जेब से अपना सुरक्षा ताबीज निकाला, पर यहां पर एक ऐसा पल आता है जो सारी मान्यताओं को हिला देता है। उस डरावनी बच्ची ने ताबीज पर सिर्फ एक फूंक मारी और वो शक्तिशाली ताबीज पल भर में जलकर राख हो गया। मतलब एक फूंक और सब राख। ये कैसे हो सकता है? यही इस पूरे वाक्य का सबसे गहरा हिस्सा है। कोई भी ताबीज तभी तक काम करता है जब तक इंसान का विश्वास उस पर टिका होता है। उस बच्ची की फूंक ने सिर्फ ताबीज नहीं जलाया, बल्कि उसने महल के कोर बिलीफ सिस्टम को ही तोड़ दिया। जब बुरी शक्तियां ये साबित कर देती हैं कि इंसानों के बनाए सारे सुरक्षा कवच उनके आगे बेमानी है, तो इंसान पूरी तरह से हार मान लेता है। और उस आत्मा का असली मकसद वही था। और यह कहानी सच में बहुत ही रोचक हो जाती है क्योंकि महल की हार उसके अगले कदम में साफ दिखी। वो जान बचाने के लिए अंधाधुन हवेली की छत की तरफ भागा, लेकिन नीचे से उस बच्ची की आवाज आई कि अंकल मेरे पास आओ ना, मैं यहाँ अकेली हूं और मुझे बहुत डर लगता है। इस आवाज ने महल को ऐसे सम्मोहित किया कि उसने छत से नीचे छलांग लगा दी। वहां उस आत्मा ने कोई फिजिकल ताकत इस्तेमाल नहीं की। उसमें एक मासूमियत और करुणा का नाटक करके मेहुल की इंसानियत को ही उसके खिलाफ हथियार बना लिया। ये दिमाग से खेलने का सबसे क्रूर तरीका है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा ट्विस्ट तो इंटरव्यू के दौरान आता है, जब पॉडकास्ट में चेतन मेहुल से पूछता है कि भला छत से कूदने के बाद वो बच्चा कैसे, तो अचानक मेहुल का रूप बदल जाता है। वो भयानक आवाज में कहता है कि वो तो कल रात ही मर चुका था। वो मेहुल नहीं था, बल्कि उसकी आत्मा थी जो अब चेतन पर हमला कर रही थी। कैमरामैन ने फुर्ती दिखाते हुए माता रानी का सिंदूर फेंका, जिससे वो आत्मा चीखते हुए वहां से गायब हो गई। पर रोंगटे खड़े करने वाली बात यह है कि जब उन्होंने रिकॉर्डिंग चेक की तो वीडियो में मेहुल था ही नहीं। कैमरा में सिर्फ चेतन रिकॉर्ड हुआ था जो एक खाली कुर्सी से बातें कर रहा था। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये दर्शाता है कि आधुनिक तकनीक, जिसे हम अपना सबसे बड़ा शील्ड मानते हैं, वो अनदेखी शक्तियों के सामने कितनी बेबस है। कैमरा सिर्फ फिजिकल चीजों को पकड़ सकता है, पर जो चीजें रियलिटी के नेगेटिव स्पेस में होती हैं उन्हें रिकॉर्ड करना किसी लेंस के बस की बात नहीं है। ये इसलिए भी बहुत डरावना है क्योंकि हम अक्सर पॉडकास्ट सुनते वक्त या वीडियो देखते वक्त उस खाली कुर्सी वाले होस्ट की तरह खुद को सेफ मानते हैं। यह सच में दिमाग को झकझोर देने वाला पॉइंट है। तो आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हमने नागदिया गांव का वो काला इतिहास देखा जहां बच्चों की बलि ने पूरे गांव को शापित कर दिया, और हमने मेहुल का वो वाकया भी देखा जहां हर चीज को रिकॉर्ड करने की जिद ने उसकी जान ले ली। दोनों ही मामलों में हमने देखा कि कौतूहल और बार बार मिलने वाली वार्निंग्स को इग्नोर करने का क्या अंजाम होता है। जब भी अलौकिक सीमाओं को लांघने की कोशिश की गई है, नतीजा विनाशकारी ही रहा है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? इसका असल मतलब यही है कि दुनिया में कुछ हदें हमारी ही सेफ्टी के लिए बनाई गई हैं। अतीत के कुछ पन्नों को बंद ही रहने देना चाहिए।
जब हम अपनी उत्सुकता को अपने विवेक पर हावी होने देते हैं तो हम खुद को एक ऐसे अंधेरे में ढकेल देते हैं जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता। हर रहस्य इसलिए नहीं होता कि उसको सुलझाया जाए, कुछ रहस्य बस एक चेतावनी होते हैं। एकदम सटीक बात कही आपने। और इस पूरी चर्चा के बाद एक ऐसा सवाल पीछे छूट जाता है जो आसानी से हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। क्या ये वीरान और डरावनी जगहें वाकई में किसी अलौकिक शक्ति से शापित होती हैं, या फिर वहां हुए भयानक अपराधों का, जैसे मासूम बच्चों की बलि या खौफनाक मौतों का दर्द इतना गहरा होता है कि वो उस जगह की हवा, वहां की मिट्टी और इतिहास के कण-कण में हमेशा के लिए बस जाता है? क्या अतीत के इन काले पन्नों को कभी सच में मिटाया जा सकता है, या कुछ जगहें हमेशा के लिए अपने अंदर की चीखों और उस खौफनाक दर्द को कैद कर लेती हैं, जो सदियों बाद भी वहां जाने वालों को सुनाई देती हैं? ये एक ऐसा विचार है जो किसी को भी अकेले में सोचने पर मजबूर कर सकता है। आज की इस गहरी चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और कुछ नए अनसुलझे सवालों के साथ।